यूथनेसिया सुना है आप लोगों ने एक वर्ड, यूथनेसिया? हाँ सुना है, क्या होता है? नेक्स्ट न्यूज हमारी यूथनेसिया से रिलेटेड है, अभी अपलोड हो जाएगा। इक्वाडोर एक कंट्री हमने पढ़ा था, कहाँ पे है, कहाँ पे? साउथ अमेरिका में, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के अंदर है ये, पैसिफिक ओशियन के साथ बाउंड्री शेयर करती है, और कैपिटल है इसकी क्विटो, ठीक है। और वहां पे एक गैलापागोस आइलैंड है, जाइंट टोर्टोइज मिलते हैं वहाँ पे, बहुत बड़े बड़े, तो उसके लिए वो काफ़ी फेमस है। गैलापागोस नेशनल पार्क भी है वहाँ पे। तो वहाँ की जो एपेक्स कोर्ट है, एपेक्स का मतलब हाईएस्ट जो कोर्ट है, एक तरह से इंडिया में जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सो उस कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है यूथनेसिया। यूथनेसिया होता है पैसिव किलिंग, और दूसरे वे में मैं बोल सकता हूं राइट टू डाई। यूथनेसिया बहुत सारी कंट्रीज में लीगल है। इसको जब यूज करते हैं व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज दैट इज नॉट क्योरेबल, और ऐसी डिजीज से अगर कोई पर्सन सफर कर रहा है कि वो आईसीयू में ही है कॉन्टिन्यूअसली, तो उस केस में यूथनेसिया का ऑप्शन होता है। मतलब इफ ए पर्सन इज लिविंग ऑन ए सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड, then he or she has the right to die peacefully, or they are suffering from a incurable disease, तो उस केस में यूथनेसिया को यूज करते हैं, राइट टू डाई पीसफुली, कि पर्सन, डॉक्टर्स ने बोल दिया है देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल, आप इसको सपोर्ट सिस्टम पे ऑक्सीजन पे कभी तक रख सकते हो चाहो तो, लेकिन जैसे ही हम इसका सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे द पर्सन विल डाई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैसिव किलिंग। तो उस केस में कई बार ये भी होता है कि सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद डॉक्टर बोल देते हैं इट वुड बी ए पेनफुल डेथ, पर्सन विल सफर फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड, मे बी 24 आवर 48 आवर, देन ही और सी में डाई। तो हम सपोर्ट सिस्टम हटाएंगे तो पर्सन विल सफर, तो बेटर है कि हम उसको कोई ऐसा इंजेक्शन दे देते हैं द पर्सन विल डाई ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो चीज को बोलते हैं राइट टू डाई। इंडिया में ये इलीगल है, लीगल नहीं है। यूथनेसिया इज नॉट लीगलाइज्ड इन इंडिया टिल नाउ। सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसी एप्लीकेशन लगी हैं कई लोगों की कि उनको अलाउ किया जाए, ठीक है। वो अलाउ तभी करेंगे जब कोई डॉक्टर ऐसा कोई ट्रीटमेंट देगा या ऐसा कोई इंजेक्शन देगा जिससे वो पीसफुल उनकी डेथ हो पाए। तो डॉक्टर उस चीज़ को तभी करेगा जब उसके पास रिटर्न में परमिशन हो, ठीक है, इंडिया के लॉ की तरफ से, ठीक है। अदरवाइज तो फिर वो किलिंग मर्डर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यूथनेसिया को डीक्रिमिनलाइज, काफी सारी कंट्री हैं जिन्होंने यूथनेसिया को डीक्रिमिनलाइज कर रखा है, अराउंड मोर देन 30 कंट्री हैं वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन इंडिया उनमें से एक नहीं है, ठीक है। तो ये कई बार इसको ये ऐसे का टॉपिक भी बनता है, शुड यूथनेसिया बी अलाउड इन इंडिया और नॉट, क्या उसको अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक टर्म है जो काफी मतलब न्यूज में रहती है हर साल, कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगती रहती है, क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं जो इनक्यूरेबल डिजीज के साथ दे आर सर्वाइविंग द इनक्यूरेबल डिजीज, तो वो डिमांड करते हैं राइट टू पीसफुल डेथ, जो इंडिया में नहीं है अभी, ठीक है। राइट टू लाइफ है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम पढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों ने राइट टू डेथ नहीं पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट के अंदर, तो वो यूथनेसिया है, पैसिव किलिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। एक्टिव किलिंग तो हो गया मर्डर, तो ये होता है पैसिव किलिंग। समझ में आ गए? तो लिख लो अपने अकॉर्डिंग जो लिखना चाह रहे हो इसमें।
if person is suffering from euthanasia is demanded in the case when a person is suffering from an incurable disease. Then euthanasia is the right to die peacefully. Not legalized in India till now. क्योंकि उसका एक मिसयूज का खतरा भी रहता है. हो सकता है कि किसी पर्सन को मतलब यूथनेसिया को मतलब एक तरह से बहाना बना के और किसी पर्सन की डेथ कर दी जाए, तो उस केस में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए. ठीक है, तो मतलब सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करता है ये चीज़. इंडियन सोसाइटी को इतना एथिकल नहीं माना जाता कि हम लोग उसको उसी टाइम पे यूज करेंगे जब वो चाहिए. तो यहाँ पे वो किलिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो इसीलिए भी लीगलाइज नहीं किया गया उसको. ठीक है. हाँ, पैसिव का मतलब ये है कि जानबूझ के नहीं किया यहाँ पे. अब तो मतलब द पर्सन वांट टू डाई, तो इसलिए इसको पैसिव किलिंग बोलते हैं. एक्टिव किलिंग तो मर्डर हो गया. नेक्स्ट है इंडिया सस्पेंडेड FMR विद म्यांमार. FMR ऐसे ही लिख लेना ये, और FMR की फुल फॉर्म लिख लेना फ्री मूवमेंट रेजिम. इंडिया की फ्री मूवमेंट रेजिम है म्यांमार के साथ, तो वो अब हम लोगों ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है मिलिटेंट मूवमेंट की वजह से, कि बहुत ज़्यादा मिलिटेंट मूवमेंट होता है नॉर्थ ईस्ट में. जैसे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा आर्म्ड रिबेलियन होता है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आर्म्ड रिबेलियन नॉर्थ ईस्ट में भी होता है. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था. ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 371A में जैसे नागालैंड है, ठीक है, बी में आसाम है. ठीक है, तो ऐसे करके उनको 371A, B, C, D करके उनको अलग अलग स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है. वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा होती है. मिलिटेंसी का मतलब ये है कि वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स हैं मेनली. ठीक है, और वो ट्राइबल ग्रुप्स मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं बनना चाहते इंडिया की, और एक्चुअल में देखोगे तो वो है भी नहीं इंडिया की मेन स्ट्रीम का पार्ट. ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी रहती है. दे डू नॉट बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मिलिटेंट ग्रुप हैं. ठीक है, या फिर वो सेपरेट कोई ना कोई स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, या सेपरेट कोई ना कोई कंट्री क्रिएट करना चाहते हैं. तो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट मूवमेंट रहती है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे. तो हमने एक ऑपरेशन भी पढ़ा था, ऑपरेशन सनराइज. तो उस मिलिटेंसी को कर्व करने के लिए इंडिया और म्यांमार टाइम टू टाइम ये ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन सनराइज. ठीक है, और यहाँ की मिलिटेंसी ज़्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर. लेकिन हम केसेस ज़्यादा नहीं सुनते हैं इस साइड के. ठीक है, केसेस ज़्यादा हमें जम्मू कश्मीर के, क्योंकि यहाँ पे लगभग हर रोज ही कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक होता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव मिलिटेंट है इस एरिया में. तो इंडिया ने अपना फ्री मूवमेंट रेजिम जो है वो रिमूव कर लिया है म्यांमार के साथ. होम मिनिस्टर कौन है हमारे? हाँ, अमित शाह. क्या बता रहे थे? हाँ, वो तो S जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर है. वो तो होम मिनिस्टर पूछा था. ठीक है, कैपिटल म्यांमार की नाईपेडू. और पुराना नाम क्या है म्यांमार का? बर्मा. और बर्मा में अभी स्ट्रेटोक्रेसी है, मतलब मिलिट्री कू हुआ था कुछ टाइम पहले, तो अभी वहां पे रूल बाय द मिलिट्री है, स्ट्रेटोक्रेसी. और जो बॉर्डर है हमारे, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है, नागालैंड, मणिपुर,
और मिजोरम। इन 4 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है हमारा म्यांमार के साथ। आसाम का नहीं लगता, त्रिपुरा का नहीं लगता। डन। नेक्स्ट, इंडिया म्यांमार बॉर्डर का एज सच कोई नाम नहीं है, मतलब कि कोई जैसे आप बाकी जगह पे पढ़ते हो तो एज सच वो नहीं कर रखा कोई नोमेनक्लेचर। इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन एड टू कोलेरा हिट जाम्बिया। तो बस एक तो हम यहाँ पे ये देखेंगे जाम्बिया की लोकेशन कहाँ पे है। तो जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है, कैपिटल है लुसाका, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है, ये लिख लो। तो जाम्बिया ये अफ्रीकन कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री है। और दूसरा ये मत लिखना कि ह्यूमैनिटेरियन एड हमने भेजा है, उसका कोई नहीं पूछेगा जीके में, ठीक है। कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है। मेनली होती है फूड और वाटर कंटामिनेशन से। विब्रियो कोलेरे ये बैक्टीरिया जिससे होती है, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच इसमें बेसिकली हम ORH यूज करते हैं। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है ना कोलेरा का स्पेशली, तो ORH बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ORH होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और क्लोरीन टैबलेट उसके लिए वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज की जाती है। क्लोरीन टैबलेट्स तो जो ये स्विमिंग पूल्स होते हैं इनमें भी यूज की जाती है, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, कि कंटामिनेशन ना हो। अगर वाटर बाई चांस अगर बॉडी में चला जाए तो वो कंटामिनेट ना करे उससे, क्योंकि उससे कोलेरा को, इसको हिंदी में हैजा बोलते हैं। समर में ज्यादा होता है ये, समर्स में जब वाटर कंटामिनेशन के चांसेस उस वक्त ज्यादा होते हैं, बेसिकली जब रेनी सीजन होता है उस टाइम पे।
डन। नेक्स्ट माल्टा बिकम 119th कंट्री टू ज्वाइन आईएसए। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने पहले भी 102 पढ़ा था, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने और ऐड कर दिया है। तो हम लोकेशन देखेंगे माल्टा है कहां पे। माल्टा मेडिटेरेनियन सी की कंट्री है। कैपिटल वैलिटा, वैसे पूछेगा नहीं कोई कैपिटल इतनी स्मॉल कंट्रीज की, बस ये याद रखना माल्टा जो है वो मेडिटेरेनियन सी की कंट्री है, ठीक है। और ये यहाँ पे इटली के पास है। इसको कौन सा पेनिनसुला बोलते हैं? नहीं, एपेनाइन पेनिनसुला। आइबेरियंस तो कौन सा है? स्पेन और पोर्तुगीज वाला। ये इधर टायरेनियन सी है और इधर एक एजियन सी है। ये दोनों आपको याद रखना है, ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट नहीं। हाँ, मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हो? ये मैंने बताया यहाँ पे एजेंसी है, ये एजेंसी यहाँ पे है, ठीक है। और ये टायरेनियन सी है, तो आपको याद रखना है कि ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। जैसे इंडियन ओशन का पार्ट है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, तो ऐसे ही ये भी। बताओ आईएसए के बारे में बताओ कुछ, खड़े हो जाओ, करो अपने विचार प्रकट आईएसए के बारे में। नहीं पता? कमल नहीं आया? हाँ बताओ कमल, खड़े हो जाओ। हंस मुस्कुरा देते हो, शर्म आनी चाहिए, मैं तो हर बार खड़े हो जाते हो। हाँ चिरांशु बताओ। बताओ क्या है आईएसए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। किसने स्टार्ट किया था? फ्रांस और इंडिया ने, ओके। और बताओ, और बताओ, बताओ वीर। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ था? लिखा हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? मैंने तो सारा लिखवाया था। बताओ इसी का। आशीष सर तो कहते हैं आप पूछे आते हो तो आप बता देते हो, इसका मतलब वो चीटिंग कर रहे हैं। आप लोग कुछ पता ही नहीं कुछ भी जीके में, वो कहते हैं आप बता देते हो आप लोग। 12 में बताओ मानवी। बता, देख लिया या बता दिया? याद था? क्या था COP21 की फुल फॉर्म बताओ। कहाँ हुई थी? उनको बताने दो। दूसरा दूसरा क्या नाम है COP21 का? हाँ भूमिका।
पेरिस क्लाइमेट डील। बैठो। हमने पढ़ा था जो अर्थ समिट हुई थी 1992 की, वहां से 3 बॉडी निकल के आई थी, UNFCCC, UNCBD और UNCCD। तो इसकी जो COP21 थी जो 2015 में हुई पेरिस में, जिसको पेरिस क्लाइमेट डील बोलते हैं। पेरिस क्लाइमेट डील क्या थी कि ऑल मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो ना, डील भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन और डील दोनों ही सेम ही चीज है, ठीक है। तो पेरिस क्लाइमेट डील क्या थी कि ऑल कंट्री हैव टेकन प्लेज दैट वी विल ट्राई टू कंट्रोल द average global temperature of the earth in the 21st century by a value of not more than 1.5 degree Celsius increase than pre-industrial era। pre-industrial era से जो ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली जो बढ़ रही है, जो एवरेज ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वी विल ट्राई टू कीप इट डाउन by 1.5 degree Celsius, that we will not allow to increase it more than 1.5 degree Celsius till 21st century। कि 21st century तक एवरेज अर्थ टेम्परेचर को हम प्री इंडस्ट्रियल इरा से 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे। Then how it is possible? So all country has taken pledge that we will try to be carbon neutral countries, जिसमें इंडिया ने प्लेज लिया है 2070 तक, ठीक है। तो ये पेरिस क्लाइमेट डील थी बेसिकली, that we will not allow to increase the earth temperature by not more than 1.5 degree Celsius from pre-industrial era up to 21st century। कि 21st सेंचुरी का जब तक एंड होगा तब तक हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल एरा में जितना था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि उससे हो क्या रहा है, जो आइस बर्ग्स हैं, जो आइस क्यूब्स हैं, ठीक है, वो मेल्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, और सी वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ड्रास्टिक इम्पैक्ट आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, या क्लाइमेट में, जिसकी वजह से जो फूड पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं वर्ल्ड की, ठीक है। जैसे आप इंडिया में भी देखोगे, पहले विंटर स्टार्ट हो जाती थी लगभग मिड ऑफ अक्टूबर से, अभी मिड ऑफ नवंबर से भी उतनी विंटर नहीं होती हैं, और वो एक्सटेंड होती हैं। पहले जनवरी में एंड हो जाती थी, लगभग मिड ऑफ जैन में विंटर ओवर हो जाती थी, अभी कई बार तो मार्च में जाके ओवर होती है विंटर, ठीक है। तो वो उससे क्या हो रहा है कि जो फूड पैटर्न है, फूड चेन है, वो डिस्टर्ब हो रही है, कि जो पर्टिकुलर फूड हम एक टाइम पे ग्रो कर रहे थे वो उस टाइम पे ग्रो ही नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी वीट ग्रो होगा, वीट को ग्रो होने के लिए ड्यू चाहिए, ड्यू प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वीट की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ड्यू अगर टाइमली नहीं गिरेगी, तो जनवरी फरवरी में जितनी चाहिए उतनी नहीं गिरेगी, तो वीट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। होगा क्या, उससे फूड स्कैरिसिटी आ जाएगी वर्ल्ड में, ठीक है। तो हर एक जगह पे ऐसा हो रहा है। तो दिस वाज द पेरिस क्लाइमेट डील, COP21। और COP29 कहाँ हुई है, तेजस बताएगा? नहीं, हाँ ठीक है, COP29, ठीक है, मैं G20 माइंड में लेके चला, बाकू अजरबैजान में, ठीक है। COP29 और G20 कहाँ हुई है, नैतिक? हाँ, नैतिक को नहीं पता ना अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, बताओ कीर्ति। ब्राजील में कहा? बोर्ड पे लिखा भी हुआ था, मतलब बोर्ड पे हिंट दिया हुआ है मैंने। अर्थ समिट कहाँ हुई थी? रियो डी जनेरियो में, तो वहीं हो रही है,
ठीक है, पढ़ लो, उनको लिखो लिखो मत, बैठ जाओ। नेक्स्ट है पीएम मोदी इनॉग्रेट 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। तो आप हेडिंग यही डालो, रायसीना डायलॉग क्या है। रायसीना डायलॉग में लिखो, रायसीना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप मतलब मेन कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। इंडिया की मेन फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। कौन कंडक्ट कराता है रायसीना डायलॉग को? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये दोनों मिलकर कराते हैं रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हर साल होता है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। रायसीना जो है, रायसीना हिल्स है बेसिकली, रायसीना हिल्स आर द सीट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। जैसे मॉस्को में क्रेमलिन रशियन गवर्नमेंट की सीट है, ठीक है, तो इंडिया में रायसीना हिल्स इंडियन गवर्नमेंट की सीट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के मेन ऑफिस सारे यहीं पे है रायसीना हिल्स पे। रायसीना हिल्स आर द लास्ट एक्सटेंडेड वर्जन, लास्ट एक्सटेंडेड क्या बोलेंगे उसको, लास्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली हिल्स, द लास्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली हिल्स रेंज। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो मिलकर कराती है। ये रायसीना डायलॉग में हम किसी न किसी फॉरेन कंट्री के पीएम को या फॉरेन मिनिस्टर्स को या एक से ज्यादा मिनिस्ट्री कंट्रीज के मिनिस्टर्स को, फॉरेन मिनिस्टर्स को या हेड्स को बुलाते हैं हर साल, और उनसे मतलब इंडिया की एक तरह से डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने का एक रास्ता है ये रायसीना डायलॉग, ठीक है। रायसीना डायलॉग के बारे में आपको ये ध्यान हो कि होती कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में होती है रायसीना डायलॉग, ठीक है। और ये इंडिया की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। करवाता कौन है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलके। रायसीना डायलॉग रायसीना हिल्स पे होती है, रायसीना हिल्स इज द सीट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और ये लास्ट एक्सटेंशन है अरावली हिल्स की। अरावली हिल्स गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 स्टेट्स में है। ओल्ड फोल्ड माउंटेन अरावली पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने, आज ही बताएं, ठीक है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है अरावली हिल्स, इन 4 स्टेट्स में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो उनका आखिरी एक्सटेंशन है दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस।